तुम क्या जानो कि इस साड़ी से कैसी बदनसीबी वाबस्ता है। तुम्हें ये साड़ी नहीं बांधनी चाहिए थी। तुम्हें तुम्हें इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। इस कमरे में असेब है। इसकी रूह भटकती है वहां। इस कमरे की एक एक शय रंजूर है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था फारिया। हरगिज नहीं जाना चाहिए था। वो होल कर रह गई। ना जाने कैसे वहम और खदशात थे जो उन्हें खौफजदा किए हुए थे। कुछ देर तक वो इसी कैफियत में मुब्तला रहीं, फिर यकदम किसी ख्याल ने उन्हें चौंकाया। कमजोरी और नकाहत की वजह से वो अपने कमरे तक ही महदूद थी, मगर इस वक्त माजी से वाबस्ता अंदेशे उसे हिम्मत दे गए थे। वो गजबनाक तेवरों के साथ कमरे से बाहर निकली और गुस्से से मुलाजमा को पुकारा। उनकी पुकार में गजब का रोब और दबदबा था। मुलाजमाओं की कतार आन की आन में उनके सामने आ खड़ी हुई। उन सब की निगाहों में तहय्युर था। बड़ी बेगम तो बेहद कमगो और नरम खू वाक़या हुई थी। कोई बहुत बड़ी बात हुई तब ही यूं गुस्से में आती, मगर आज तो ऐसा कुछ ना हुआ था जो बड़ी बेगम गजबनाक थी। वो सब हैरान परेशान थी और एक दूसरे को कौन आंखियों से देखती इशारों ही इशारों में इस्तफसार कर रही थी कि बड़ी बेगम के गजब को आखिर किसने दावत दी है, मगर जवाब नदारद था। उन्होंने कड़े तेवरों से अपने सामने खड़ी तमाम मुलाजमाओं को घूरा और फिर सख्त लहजे में इस्तफसार किया। बंद कमरे की चाबी किसकी तहवील में है? मुलाजमाओं को सांप सूंघ गया। वो सब बखूबी जानती थी कि बंद कमरे की सिमत जाना तो दूर की बात, उस तरफ निगाह करना और जिक्र करना भी इस घर में कयामत के मुतरादिफ है। बड़ी बेगम, चाबी मेरे पास है। कपकपाती आवाज सुनकर वो कड़ी निगाहों से उस कम सिन मुलाजमा को घूरने लगी। अच्छा, तो तुम्हारे पास है चाबी? जी बड़ी बेगम, कमर बीबी मेरे हवाले कर गई थी, उस मुलाजमा ने घबराए हुए अंदाज में कहा। उसके साथ खड़ी मुलाजमाओं ने दसदीदा निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन सब की निगाहों में खौफ था। यानी कमर जहां बंद कमरे की चाबियों का गुच्छा तुम्हारे पास अमानतन रखवा कर गई थी और तुमने चाबियों का वो गुच्छा फारिया बीबी के हवाले कर दिया। जानती भी हो सकीना कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है, वो शदीद गुस्से के आलम में कह रही थी। सकीना खौफ के मारे कांपती जा रही थी। साहिब जी के गुस्से से वो बखूबी वाकफ थी और बड़ी बेगम के गजबनाक तेवर उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहे थे। तुमने अपने साथ बेचारी कमर जहां को भी फंसा दिया। ना हंजार लड़की, तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। जो लोग दूसरों का एतबार सलामत नहीं रख सकते, उन पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। रेशमा, तुम्हारी नवासी अब हमारे घर के लिए नाकाबिले भरोसा है। समझो आज से इसका दाना पानी हमारे घर से उठ गया। तुम मेरे कमरे में आओ और इसका हिसाब किताब चुकता करो, और हाँ, चाबी फौरन से पेशतर इस कम अकल से लेकर मेरे हवाले करो। वो कड़े तेवरों के साथ पलट गई। सकीना हक्का बक्का सी बड़ी बेगम को अपने कमरे की जानिब जाते हुए देखती रही। वो हैरान थी। बड़ी बेगम अपने हर काम के लिए उन सब की मोहताज थी, मगर आज उनके गजबनाक तेवरों ने उन सब को ही बुरी तरह डरा दिया था। रेशमा ने खूंखार निगाहों से अपनी नवासी को देखा और एक एक हाथ उसकी पुश्त पर झड़ा। कम वक्त, जानती भी है कि खून के घूंट पिला पिला कर इन मालकों का एतबार हासिल किया था, मगर तेरी एक नादानी ने सब कुछ मिलिया मेट कर दिया। रेशमा सकीना को कोसती चाबियों का गुच्छा थामे बड़ी बेगम के कमरे की जानिब भरने ही लगी थी कि पोर्च से गाड़ी के हारन के मखसूस अंदाज में बजने की आवाज ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। साहिब जी, सहमे हुए लफ्ज की जुबान से बेसाख्ता निकले। उसी लम्हे बड़ी बेगम के कमरे का दरवाजा खुला और वो परेशानी के आलम में कमरे से बाहर निकली। लगता है वो आ गया। उनकी खौफ की दबीज तह में लिपटी बुरबुराहट ने रेशमा को मजीद हौला दिया था। तुमसे अब तक आलू फ्राई नहीं हुए? अम्मा बी ने चावल भी उबाल लिए और मैंने भी मसाला तैयार कर लिया। कितनी सुस्त हो तुम शबनम। हमाद उसके सर पर खड़ा उसे मुसलसल बातें सुना रहा था, मगर शबनम का सारा ध्यान आलूओं पर था जो बड़े से फ्राई पैन में तले जा रहे थे। चावलों को नथारते हुए रजिया बी ने हमाद की बुरबुराहट को मुस्कुराते हुए सुना। उसका कोई काम ना था किचन में, ना ही उसने कभी इस नौयत के काम किए थे, मगर सिर्फ शबनम के लिए वो खुलूस नीयत के साथ उस वक्त किचन में हलकान हो रहा था। ओहो हमाद भाई, कितने बोलते हैं आप। ये ले, हो गया आपके आलू फ्राई।
शबनम ने बिला आखिर आलू तल ही लिए। वो फ्राई पैन में चूल्हे से उतार कर फखरिया अंदाज में चहकी। अम्मा भी गवाह रहिएगा, इस बिरयानी के प्रोसेस में मोहतरमा शबनम बीबी का हिस्सा सिर्फ आलू फ्राई करने तक महदूद है। हमाद ने उसे फिर से छेड़ा। अरे अरे कोई नहीं, मैंने प्याज धनिया टमाटर भी काटे और हाँ, दही भी फेंटा। और याद करके अपना एक एक काम गिनवाने लगी। और अब बिरयानी की तह भी लगाओ। अम्मा भी, आप मेरी प्यारी सी बहन को जरा बिरयानी की तह लगाना तो सिखा दे। हमाद ने नई जिम्मेदारी उसके सपुर्द कर डाली। हाँ हाँ, सब सिखाऊंगी मैं अपनी शबनम को, अपनी बेटी को। शबनम, इन चावलों पर मसाले और चिकन की तह बिछाओ। रजिया बीबी खुशी खुशी शबनम को सिखाने लगी। शबनम बड़ी फर्मा बरदारी से उनकी हदायत पर अमल करती रही। वैसे हमारा इरादा तो मजीद 2-3 पकवान की तैयारी का था, मगर शबनम तुम्हारी रफ्तार को देखते हुए अब बिरयानी पर ही फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हमाद की छेड़खानी का सिलसिला बदस्तूर जारी था। हमाद भाई, पहली मर्तबा किचन में आई हूँ और आते ही हर फन मौला नहीं बन सकती मैं, उसने मुंह बसोर कर जवाब दिया। वैसे ये बात तो सच कही शबनम ने, एक बार में तो कमाल कोई भी नहीं दिखा पाता, रफ्ता रफ्ता सब आ जाता है। शबनम ने भी किचन के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। अब देखना हमाद, मेरी बेटी कैसे कैसे लजीज पकवान तुम्हें पका पका कर खिलाती है। रजिया बीबी ने बड़े स्वभाव के साथ अपने और हमाद के दिल की बात कह डाली। शबनम उनकी बात पर मुस्कुरा उठी। सुन ले हमाद भाई, अब यकीन आ गया ना अम्मा भी की बात पर आपको, शबनम ने जताते हुए कहा। चावलों की तह लग चुकी थी। शबनम ने आखिर में लीमू, हरा धनिया और तली हुई प्याज भी सजा दी। रजिया बीबी ने चावल दम पर रख दिए। यकीन तो मुझे तुम पर भी है मेरी प्यारी सी गुड़िया, हमाद ने नहायत प्यार से उसकी नाक दबाते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। अम्मा भी, मैं जरा बाकी काम निपटा कर आता हूँ, आप जब तक इस बिलबतौरी से ठीक ठाक काम ले। वो फिर से शबनम को छेड़ता हुआ किचन से बाहर निकल गया। आप खुद होंगे हामून जादूगर, शबनम ने पीछे से सदा लगाई। बिरयानी तो तैयार हो गई बेटा, अब तुम बताओ तुमने मीठे में क्या सरप्राइज रखा है। रजिया भी हमाद के जाते ही उससे मुखातिब हुई। वो तो आप सब के लिए सरप्राइज है, शाम में ही पता लगेगा, बताइएगा कैसा लगा सरप्राइज। वो शीशे की एक खूबसूरत डिश में बिस्किट्स का चूरा करके बिछाते हुए कहने लगी। रजिया बीबी ने उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और फिर किचन से बाहर निकल गई। शबनम की मुकम्मल तवज्जो अपने डिजर्ट पर मरकूज थी। उसने कुछ देर कबल रजिया बीबी की मदद से कस्टर्ड बनाया था। कस्टर्ड पर उसने फ्रूट कॉकटेल क्रीम और चॉकलेट टॉपिंग के बाद आइसक्रीम के स्लाइसेस बिछा दिए। डिश को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया और किचन का एक तायराना जायजा लिया। कोई शक न था कि किचन गंदा हो रहा था। उसने मुलाजिम को किचन साफ करने की हदायत जारी की और हाथ झाड़ते हुए अपने क्वार्टर में आ गई। रजिया बीबी इस वक्त कमरे में मौजूद ना थी, मगर एक इंतहाई दीदाजेद लिबास बिस्तर पर रखा उसका मुंतजिर था। उसने पुरसताइश अंदाज में इस खूबसूरत लिबास को छुआ, आईने के सामने खुद से लगा कर देखा और मसरूर हो गई। बखूबी जानती थी कि यह हसीन दिलकश तोहफा अम्मा बी की तरफ से था। उसने एक निगाह घड़ी पर डाली और तैयार होने की गर्ज से बाथरूम का रुख किया। फारिया ने अपनी आमद की इत्तला हमाद को कॉल पर दे दी थी। खुश आमदीद मलकाए आलिया। हमाद की सराहती निगाहों ने फारिया का भरपूर जायजा लिया। आज से पहले उसे वो इतनी हसीन कभी नहीं लगी थी। मलकाए आलिया, जनाब का यह खिताब हमारे मन को भाया। फारिया ने इतरा कर कहा, तुम आज वाकई बहुत हसीन लग रही हो फारिया, ये साड़ी और उसका रंग तुम पर बेहद जच रहा है। हमाद ने हमेशा की तरह खुलकर तारीफ की तो फारिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा और जवाब दिया, तुम्हारे घर में पहली बार आई हूँ, तुम्हारे घर वालों से मिलना मेरे लिए बेहद खास है। हमाद, फिर मेरी तैयारी आज कैसे खासुल खास ना होती, मगर यार इतनी खासुल खास भी ना करो कि मेरी रातों की नींदें ही उड़ जाएं। कुछ भी हो जाए, शादी तो हमारी बहुत जल्द मुमकिन नहीं, कम अज कम हमें हाउस जॉब मुकम्मल करने का इंतजार तो करना ही होगा। और तुम हो कि मेरे दिल में उतरती चली जा रही हो। हमाद ने उसे अपनी संगत में लिए घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा। फारिया उसकी बात पर बेइख्तियार मुस्कुराई। खुश आमदीद। इन दोनों के घर में दाखिल होते ही शबनम ने चहकते हुए उनका इस्तकबाल किया। उसकी पुरशौक निगाहें फारिया के दिलकश सरापे पर ठहर से गई थी, जबकि फारिया ने बेहद हैरानी के आलम में उसे देखा। हमाद, तुमने मुझे बताया नहीं,
اور لوگ بھی مدعو ہیں شبنم کی سالگرہ پر؟ وہ متحیر سی حماد سے استفسار کرنے لگی۔ اس کے سوال پر حماد اور شبنم نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس دیے۔ ارے یار فاریہ، یہ شبنم ہی ہے جو تمہیں اتنی اپنائیت سے خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ آج کے دن تمہارے علاوہ کوئی بھی گھر پر مدعو نہیں۔ حماد نے ہنستے ہوئے شبنم کو اس سے متعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم شبنم ہو؟ فاریہ کی حیرانی کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ شبنم اس قدر حسین ہو سکتی ہے۔ وہ تو عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی اور اس وقت سبز رنگ کے دلکش لباس میں وہ چودھویں کے چاند کی مانند دھمک رہی تھی۔ جی بالکل، میں ہوں شبنم۔ حماد بھائی نے میرے حوالے سے آپ کو کبھی کچھ بتایا ہی نہیں ہوگا، تب ہی آپ مجھ سے مل کر اتنا حیران ہو رہی ہیں۔ شبنم مسکراتے ہوئے سادہ لہجے میں کہتی فاریہ کے گلے لگ گئی۔ فاریہ نے اس کے اظہار کا جواب بے حد رسمی سے انداز میں دیا، مگر باتوں میں مگن شبنم محسوس نہ کر سکی۔ کب سے آپ کی راہ تک رہے تھے حماد بھائی؟ آپ نے اتنی دیر کر دی، مگر اب یقیناً حماد بھائی کی ساری قوت ہوا ہو گئی ہوگی۔ آپ کی تیاری جو اتنی غضب کی ہے۔ شبنم نے شوخی سے فاریہ کو چھیڑا، مگر فاریہ کو اس کی یہ بے تکلفی کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ تیاری تو تمہاری بھی خوب غضب کی ہے پیاری شبنم۔ حماد، اب کیا دروازے پر ہی کھڑا رکھو گے؟ اپنے بابا جانی سے نہیں ملواؤ گے؟ فاریہ نے طنزیہ نگاہوں سے شبنم کو سارتا پا گھورتے ہوئے کہا۔ فاریہ کی نگاہوں سے شبنم متبذب ضرور ہوئی، مگر مسکراتی رہی۔ حماد اس سے باتیں کرتا اسے بابا جانی سے ملوانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ بابا فیروز حسن لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر فٹ بال میچ دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کھیل کے صحیح معنوں میں شیدائی تھے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ فٹ بال کے میچز دیکھنا کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ البتہ معاملہ کسی سرجری کا ہو تو پھر مسیحائی کو اولین فوقیت حاصل ہوتی تھی۔ بابا جانی ابھی بھی وہ بارسلونا کا کھیل دیکھنے میں مگن تھے جب حماد نے انہیں مخاطب کیا۔ ان کے متوجہ ہونے پر اس نے نگاہوں کے اشارے سے توجہ فاریہ کی جانب مبذول کروائی۔ اس کا اشارہ بخوبی سمجھ گئے۔ آؤ بیٹا بیٹھو، تمہارا ہی انتظار بڑی بے صبری سے ہو رہا تھا۔ کیوں شبنم؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے فاریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی وہ شبنم سے بھی مخاطب ہوئے۔ جی بالکل بابا جانی، بہت ہی بے صبری سے، شبنم نے کن آنکھوں سے حماد کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا اور فیروز حسن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ فاریہ کو ان چند لمحوں میں ہی اس گھر میں شبنم کی حیثیت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جان چکی تھی کہ شبنم کو اس گھر کے فرد کی حیثیت حاصل ہے، نہ کہ ملازمہ کی، مگر پھر بھی اسے یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ ایک پرانی ملازمہ کی نواسی سے یوں بے تکلفی سے پیش آئے اور اس کے روبرو بیٹھے۔ تب ہی اس نے بڑی نزاکت سے کھنکارتے ہوئے شبنم سے کہا، شبنم کیا پانی پلاؤ گی مجھے؟ ہاں کیوں نہیں، میں ابھی لے کر آتی ہوں، شبنم سادگی سے کہہ کر اٹھنے لگی۔ تب ہی حماد نے فوراً ٹوکا، نہیں میری پیاری بہن، تم بیٹھو، میں شرفو کو کہہ چکا ہوں مشروبات کے لیے، وہ لے کر آتا ہی ہوگا۔ حماد نے انتہائی سادہ پیرائے میں یہ بات کہی، مگر فاریہ کے دل کو بری طرح لگی۔ کچھ ہی دیر میں شرفو لوازمات ٹرالی میں سجائے لے آیا۔ فاریہ ان لوازمات سے لطف اندوز ہوتی فیروز حسن سے گفتگو میں مصروف تھی۔ فیروز حسن نے فاریہ سے اس کے والد کے حوالے سے دریافت کیا۔ پاپا مشہور انڈسٹریلسٹ ہیں، اس کے علاوہ میڈیا میں بھی وہ ایک پروڈکشن کمپنی کے مالک ہیں۔ آج کل وہ ملک سے باہر ہیں اپنے کام کے سلسلے میں۔ فاریہ نے نہایت سبھاؤ سے مختصر الفاظ میں اپنے والد کا تعارف کرایا۔ ماشاءاللہ، آپ کے والد کا اسم گرامی جان سکتا ہوں؟ فیروز حسن نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ حماد کل رات ہی انہیں فاریہ کے حوالے سے کافی کچھ بتا چکا تھا، یہ بھی کہ وہ اسے بے حد پسند کرتا ہے اور مستقبل میں اسے اپنا شریک سفر بنانے کا شدت سے خواہش مند ہے، اسی لیے وہ اس کے خاندان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی انکل کیوں نہیں، ہو سکتا ہے نیوز چینلز پر آپ نے ان کا نام بھی سنا ہو، کاروباری خبروں میں اکثر ان کا ذکر رہتا ہے۔ ان کا نام؟ السلام علیکم بیٹا جی۔ فاریہ نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ لاؤنج میں آنے والی شخصیت نے نہایت محبت سے اسے سلام کیا تو اس نے چونک کر دیکھا۔ تب ہی فیروز حسن احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ہی حماد اور شبنم بھی۔ فاریہ نے ان کا احترام دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا اور سوالیہ نگاہوں سے حماد کو دیکھنے لگی۔
फारिया बेटा, ये रजिया बीबी हैं। मेरे बच्चों की तरबियत और परवरिश में रजिया बीबी का ही अहम किरदार है, बल्कि इस घर की इख्तियार कुल भी रजिया बीबी ही हैं। फिरोज ने बेहद खलूस व अपनायत से रजिया बीबी का तारुफ करवाया। ये अम्मा भी हैं फारिया, शबनम की नानी, जिनका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ। हमाद ने भी रजिया बीबी की गर्दन में बाहें हमाइल करते हुए लगावट से कहा। रजिया बीबी मुस्कुरा उठी, अलबत्ता उनकी निगाहें फारिया के दिलकश सरापे में उलझी हुई थी। वो फिरोज हसन के कहने पर वहीं सोफे पर विराजमान हो गई। फारिया ने जिंदगी में पहली मर्तबा मुलाजमीन के साथ मोहब्बत और एहतराम का ऐसा शानदार मुजाहिरा देखा था। उसके घर का माहौल तो इस घर से यकसर मुख्तलिफ था। वो भी इसी माहौल की परवरदा थी, इसीलिए इन लोगों की रजिया बीबी और शबनम से पिनपती मोहब्बत उसके मजाज पर गिरा गुजर रही थी। रजिया बीबी की आमद के बाद बातों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। हमाद माजरत करता हुआ वहां से उठ गया। फारिया बेटा, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। किस बाजार से ली है आपने ये साड़ी? कितनी देर से साड़ी रजिया बीबी को बेचैन किए हुए थी। बिला आखिर वो पूछे बिना ना रह सकी। आंटी, ये मेरी वालदा की साड़ी है ना बेहद हसीन? फारिया ने खुश होते हुए कहा। इंतहाई आम सी शख्सियत और गहरी रंगत की मालिका रजिया बीबी पहली बार उसे कुछ भली लगी थी। हाँ, बेहद हसीन और बड़ी दिलकश, रजिया बीबी खोए हुए लहजे में कहती चली गई। आ जाएं भाई, अब सब लोग तैयार हैं, बस आप सबका इंतजार है। हमाद ने शौकी से भरपूर लहजे में कहा। चलें भाई, अब केक काट ही लेते हैं। चलें भाई, अब केक काट ही लेते ही कबल इसके कि शबनम के सब्र का पैमाना मजीद लबरेज हो जाए। फिरोज हसन ने हंसते हुए कहा। शबनम झिंप गई, बाकी सब भी मुस्कुरा दिए। केक भी बेहद खूबसूरत था। उन सब के तोहफे भी वहीं मेज पर सजे थे। शबनम बेहद मसरूर थी और खुशी के आलम में ही उसने केक काटा। मुबारकबाद के शोर में उसने सबसे पहले फिरोज हसन को केक खिलाया, फिर रजिया बीबी, हमाद को, और आखिर में वो मुस्कुराते हुए फारिया की जानिब भरी। शुक्रिया। कबल उसके कि शबनम फारिया को केक खिलाती, फारिया ने रस्मी से अंदाज में शुक्रिया अदा करते हुए उसके हाथ से केक ले लिया। शबनम को पहली बार सुबकी महसूस हुई थी। उसने झींप कर उन आंखियों से हमाद को देखा, वो भी उसके और फारिया की जानिब मुतवज्जा था। शबनम की निगाहों से हमाद के चेहरे पर फैली नागवारी मख्फी ना रह सकी थी। मैया मेगन, विडोर की निशिस्त पर आपका क्या काम? अरसल ने कड़े तेवरों से उसे देखते हुए दरियाफ्त किया। सीनोर, वो दरअसल मुझे कुछ फाइल्स की तफसीलात चाहिए थी। मैया ने घबराहट के आलम में बहाना घड़ा। फाइल्स की तफसीलात चाहिए थी या फाइल डिलीट करके पिडोर के लिए मुश्किलात खड़ी करना थी? वो बगैर किसी लिहाज के बुलंद आवाज में कह गया। ऑफिस में मौजूद तमाम अफराद चौंक कर मैया की जानिब मुतवज्जा हुए और उसे अजीब सी निगाहों से देखने लगे। मैया, आपको एहसास भी है कि आपके इस इकदाम से कंपनी को नुकसान और हम सबको परेशानी उठाना पड़ती? वो नागवारी से उसके झुके सर को देखते हुए बोला। मैं माजरत चाहती हूँ सीनोर, वो धीमी आवाज में गोया हुई। मेरे कमरे में आइए। वो उसे करख्त लहजे में हदायत देता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जहाँ पिडोर पहले ही उसका मुंतजिर था। पिडोर, हमदर्दी या मोहब्बत का बुखार बेशक इंसान को मजबूर कर देता है, मगर फिर भी अकल का तकाजा है कि उस शख्स की फितरत या नीयत के बारे में इल्म होना चाहिए जिसके पास दिल गिरवी रखवाया है। कमरे में दाखिल होते ही वो पिडोर पर बरस पड़ा। फाइल्स में सर खपाता पिडोर बेसाख्ता चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अरसल का लाल भभूका चेहरा देखकर वो परेशान हुआ। सीनोर, मैं आपकी बात का मफहूम समझ नहीं पाया। माजरा क्या है आखिर? पिडोर के इस्तफसार पर अरसल ने मैया की हरकत से आगाह किया। पिडोर हैरानी के आलम में उसकी बात सुनता रहा। पिडोर, ये लड़की तुम्हारी रकाबत में तुम्हारे साथ साथ हम सब का भी नुकसान करेगी। मैं इसे मजीद अपने डिपार्टमेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकता, अरसल ने सख्त लहजे में कहा। पिडोर पर ढेरों पानी पड़ गया। अब तक वो मैया के साथ भलाई करता आया था, मगर मैया की इस हरकत ने उसे भी अरसल के सामने जलील कर दिया था। ठीक उसी वक्त मैया कमरे में दाखिल हुई। अरसल उसे देखकर लख्ता भर चुप हुआ, फिर करख्तगी से कहने लगा। पिडोर, इनके वाजिबात क्लियर करें। मैया का आज यहाँ आखिरी दिन है। वो सर इस बात में हिलाकर रह गया। सीनोर, मैं माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। बस आखिरी मौका दे दें, आगे से कोई गलती सरजद नहीं होगी मुझसे।
मैया गड़गड़ाते हुए कहने लगी, मैया मेगन, आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में ऐसी किसी शर पसंद हरकत की गुंजाइश नहीं, और आप इस शख्स के लिए घड़ा खोद रही हैं जिसकी वजह से आप यहाँ मौजूद हैं। आप जानती भी हैं कि अगर वो फाइल डिलीट हो जाती तो हम सबको किस कदर परेशानी होती। अरसल ने अपनी टीम में चुन चुनकर इन लोगों को शामिल किया था जो दयानतदारी और ईमानदारी के साथ जिम्मेदार होने का आजाज भी रखते थे। मैया शुरू दिन से ही उसके मुतय्यन करदा म्यार पूरी ना उतर सकी थी। सिर्फ पीडोर की दरख्वास्त पर उसने मैया को अब तक बर्दाश्त किया था, मगर उसकी आज की हरकत ने अरसल का दिल बुरी तरह खराब कर दिया था। वो अब मैया पर दोबारा एतबार नहीं कर सकता था। मैया की लाख मिन्नत समाजत का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। अरसल का फैसला अटल था। पीडोर भी सख्त खफा था और उसकी हमायत में कुछ भी न बोला। मैया को आज पहली बार अपनी हमाकत का शिद्दत से एहसास हुआ और गुस्सा भी आया था। वो बेहद सुबकी करते हुए अरसल के कमरे से बाहर निकल गई। अब खुदारा तुम इसकी हमायत में मत बोलना। मैं पहले भी मैया के हवाले से तुम्हें तंबीहा कर चुका हूँ, मगर तुम्हारे सर पर तो इश्क का भूत सवार है। मैया के कमरे से बाहर जाते ही अरसल ने पीडोर को डांटा, मगर दरवाजे की अध खुली दर्द से अरसल के गुस्से में डूबी आवाज ने मैया के कान खड़े कर दिए थे। मारियाना के जाने के बाद ग्रैनी किचन का काम समेटकर कुछ लम्हे कबल ही अपने कमरे में पहुंची थी जब डोर बेल की गैर मुतवक्का आवाज उन्हें चौंका दिया। वो कमरे से निकलकर दरवाजे की जानिब भरी आई। हॉल से बाहर झांका तो कोई खातून थी जो दरवाजे की जानिब पुश्त किए खड़ी थी। कौन खातून हो सकती है भला? ग्रैनी ने ताज्जुब से सोचा। अरे कहीं मारियाना की मैडम तो नहीं? हाँ वही होंगी। मारियाना ने कुछ दिन कबल ही तो बताया था कि उसकी मैडम घर आना चाहती हैं। यकीनन ये मैडम फर्नांडिस ही होंगे। उन्हें यकदम कुछ दिन कबल मारियाना की कही गई बात याद आई। ग्रैनी ने धीरे से दरवाजा खोला। सामने पुश्त किए खड़ी खातून ने चौंकते हुए दरवाजे की जानिब रुख किया। नजरों का तबादला हुआ। ग्रैनी की आंखों में शनासाई जागी। सोफिया? वो बेइख्तियार पुकार उठी। उनके लहजे में सरशारी पिन्हा थी। मम्मा जान। सोफिया की दिली कैफियत भी ग्रैनी से कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो खुशी के आलम में उन्हें पुकारती उनके गले आ लगी। एक तवील मुद्दत के बाद वो दोनों एक दूसरे के रूबरू थी। ग्रैनी की निगाहों में इस सर्द शाम का मंजर घूम गया जब सोफिया खावर के चले जाने के बाद मारियाना को उनके हवाले करके आंसू बहाती हुई अपने वालिदैन के साथ रुखसत हो गई थी। और उस शाम वो इतनी मजबूर थी कि अपने अजीज अज़जान बेटे की जीवन साथी उसकी मोहब्बत को रोक भी ना पाई, जबकि उनकी तो दिली ख्वाहिश थी कि खावर के बाद सोफिया उनके साथ रहे। वो दोनों एक दूसरे का गम बांट लें, वो गम जो इन दोनों का मुश्तरका था और इन दोनों के दिल से कभी ना मिटने वाला था। सोफिया के एहसासात भी कुछ मुख्तलिफ ना थे। नमी उनकी नीली आंखों में भी तैर रही थी। वो नम लहजे में गोया हुई। मम्मा जान, आप नहीं जानती, तवील अरसे से मैं इस चाहत भरे लम्स, ममता भरी आगोश और आपकी मोहब्बत के लिए तरस रही हूँ। सोफिया, तुम क्या जानो मैंने तुम्हें कितना याद किया। तुम तो मेरे तसव्वुर में भी खावर के हमरा होती थी। मेरे बेटे की मोहब्बत ही तुम्हें भूलने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। ग्रैनी दिल गिरफ्ता आवाज में सोफिया को अपनी कल्बी कैफियत से आगाह कर रही थी। सोफिया आंसू बहाती ग्रैनी को देख रही थी। मम्मा जान, खावर का घर, इससे जुड़े खूबसूरत रिश्ते छोड़कर मैंने जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया था। सोफिया ने बेहद आहिस्तगी से एतराफ किया तो ग्रैनी लब भींच कर रह गई। आज की सुबह ना सिर्फ खुशगवार थी बल्कि बेहद हसीन भी थी। मारियाना से होने वाली मुलाकात ने उसके मिजाज पर बेहद खुशगवार असर डाला था, मगर ऑफिस आते ही मैया के कारनामे ने सारे मिजाज का बेड़ा गर्क कर दिया था। हालांकि उसने कुछ घंटे कबल मारियाना से मैया के हवाले से जानने के बाद ही फैसला किया था कि मैया के तमाम इख्तियारात वो पीडोर को सौंप देगा, मगर मैया का शुमार इन लोगों में होता है जिनके लिए भलाई का सोचो भी तो वो फौरन डंक मार कर बताते हैं कि भाई साहिब, इरादे परे रखिए, हम भलाई के काबिल नहीं। पीडोर का तो उतरा चेहरा उसे फिक्रमंद कर रहा था। तभी उसे अपने कमरे में बुलाकर कहने लगा, चलो अब इस बात को बंद करो। मेरा ख्याल है आज तुम्हारी एना पाउल से मुलाकात तय है। गालिबन अगले 30 मिनट बाद तुम्हें एना पाउल के रूबरू होना चाहिए। सीनोर, एना पाउल से मुलाकात हमारी है और हमें अगले 30 मिनटों में अब एना पाउल के रूबरू होना चाहिए। पीडोर ने मुस्कुराते हुए भरपूर अंदाज में अरसल की तस्दीक की। अरसल उसकी बात का मफहूम समझकर कहका लगाकर हंस दिया। पीडोर के साथ ना सिर्फ ज़हनी हम आहंगी थी बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी।
پیڈور اس کے یوں ہنسنے پر بدستور مسکراتا رہا۔ تم بہت اچھی طرح جانتے ہو پیڈور، میں عوامی جگہوں سے دور بھاگتا ہوں اور اینا پاؤل سے اس بار بھی ملاقات عوامی مرکز پر ہے۔ وہ اپنی مجبوری نہایت سی بے چارگی سے اسے بتا رہا تھا اور پیڈور اس کے انداز پر ہنس دیا۔ آپ بے فکر رہیں سینور، میں اینا پاؤل سے ملاقات کر لوں گا اور ملاقات کی ساری تفصیلات آپ تک پہنچا بھی دوں گا۔ وہ ارسل کو مطمئن کر کے جانے لگا، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تو پلٹا۔ سینور، آپ کی دراز میں سنہرے انویٹیشن کارڈ آپ کے منتظر ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے اطلاع دے کر چلا گیا۔ ارسل نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے محض سر ہلایا۔ پیڈور دن بدن اسے عزیز سے عزیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے دراز کھول کر دیکھا تو سنہرے اور رائل بلو کلر کا نہایت خوبصورت دعوت نامہ سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ ان میں سے ایک کارڈ اٹھا کر بغور دیکھنے لگا۔ تصور میں ماریانا کا عکس نمودار ہوا۔ آج کی شام ماریانا تمہارے اور تمہاری گرینی کے نام۔ وہ تصور میں ہی ماریانا سے ہم کلام ہوا۔ پیڈور کلائی میں بندی گھڑی پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے آفس سے باہر نکلا تھا۔ چند سیڑھیاں تھیں جو اس نے تیزی سے اترتے ہوئے عبور کی اور پھر پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ گیا۔ چلتے ہوئے اسے یکدم احساس ہوا کوئی اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ ٹھٹک کر پلٹا اور سامنے میاں میگن کھڑی تھی۔ شرمندگی کے احساس سے دوچار نادم سی سر جھکائے پیڈور چند ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنے راستے پر آگے بڑھا۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر میاں بے اختیار اسے پکارتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ پیڈور، میری بات سنو۔ پیڈور اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ پیڈور اس کی پکار انسنی کرتا لب بھینچے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس مکار لڑکی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی لڑکی نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا اور اس کی بھلائی کے لیے وہ بے اختیار آگے بڑھا تھا۔ وہ میاں کے لیے بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کا غم گسار اس کا ساتھی بننے کا شدت سے خواہاں تھا۔ اسے میاں سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، مگر میاں کے فریب نے آج اس کا دل توڑ ڈالا تھا۔ وہ بد لحاظی بدتمیزی کرتی ہوئی کبھی بھی بری نہیں لگی تھی، بلکہ اسے تو اس کی یہ ادائیں پیاری لگتی تھی۔ میاں اسے عام لڑکیوں سے جدا لگتی تھی جو کسی سے جلد قریب نہ ہوتی اور اپنے کاموں منصب میں ترقی کے لیے باس کے آگے پیچھے سینور سینور کرتی پھرتی رہتی۔ اسے یہ سب حرکتیں معیوب نہیں لگتی تھی، مگر میاں نے آج اس کے ساتھ کمپنی کو بھی نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی تھی، اس کی اس حرکت سے پیڈور اس سے بری طرح متنفر ہو چکا تھا اور اب وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ اسی لیے اسی کی پکار کو یکسر نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی اچانک میاں اس کے اور گاڑی کے بیچ حائل ہو گئی۔ اس نے ناگواری سے اس کے چہرے سے نگاہیں پھیر لی۔ میاں میگن، میں تمہاری بات سننا تو درکنار تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، پیڈور نے نفرت کا واضح اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مگر میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، صرف معافی چاہتی ہوں تم سے پیڈور۔ میاں کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم نہیں جانتی، تمہاری آج کی حرکت نے مجھے ارسل کی نگاہوں سے گرا دیا، پیڈور بری طرح چیخ کر بولا۔ وہ میاں کو اس کی بے وقوفی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ اور تم نہیں جانتے پیڈور، یہ جان کر کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو میں نے تمہیں ہی اپنا دشمن جانا، یہ احساس ندامت مجھے میری ہی نظروں میں گرا رہا ہے، میاں اس کی بھوری آنکھوں میں جھانکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ پیڈور کی آنکھوں میں تحیر پھیلتا چلا گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کا یہ راز میاں پر کب اور کیسے منکشف ہوا۔ میں جانتی ہوں، میں نے ارسل کی کئی باتیں کمرے سے نکلتے ہوئے سن لی تھی، میاں نم لہجے میں اعتراف کر رہی تھی۔ پیڈور بے خود سا دیکھتا رہا۔ میں مجبور تھی پیڈور، میرے گھریلو حالات نے مجھے اس بددیانتی پر اکسایا تھا۔ میں جلد از جلد ترقی کر کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنا حریف سمجھ لیا اور اسی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا، مگر اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور تم جیسے مخلص ساتھی کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی پیڈور۔ وہ بھیگی بھیگی سی آواز میں اس کے دل پر ضرب لگا رہی تھی۔ میاں نے یکدم روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہارا ساتھ کھونا نہیں چاہتی پیڈور، میں تم جیسے فرشتہ صفت انسان کو ہرگز نہیں کھونا چاہتی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں پا لینا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ آخری ضرب تھی اور پیڈور کا دل پسیج گیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، پیڈور نے نہایت خلوص سے میاں کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یقین دلایا۔ میاں بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔
ایک خوبصورت سی مسکان نے پیڈور کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ آفس سے نکل کر پارکنگ ایریا میں داخل ہوتے ارسل نے ملاب کا یہ بھرپور نظارہ دیکھا تو ٹھٹکے بنا نہ رہ سکا۔ جب میں نے خاور سے شادی کا فیصلہ اپنے گھر والوں کو سنایا تو آپ جانتی ہیں میری ماں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ صوفیہ کھڑکی کے اس پار راستے کو تکتی ہوئی کھوئے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ گرینی اپنی آرام دہ کرسی پر براجمان تھی۔ ان کا دھیان صوفیہ پر تھا۔ انہوں نے مجھے یہی دعا دی تھی کہ میں کبھی خوش نہ رہ سکوں۔ خداوند تعالیٰ مجھے اس بغاوت کی ضرور سزا دے۔ وہ مجھے ڈرا رہی تھی، دھمکا رہی تھی، مگر میں نے دھیان نہ دیا، صوفیہ کہہ رہی تھی اور گرینی ان کا چہرہ بغور دیکھ رہی تھی۔ افسوس صوفیہ کے لفظوں میں ہی نہیں، چہرے سے بھی عیاں تھا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی عام نسل و قوم سے تعلق رکھنے والی ماں کی نہیں بلکہ باسک قوم سے جڑی ماں کی بد دعا ہے۔ پتہ ہے ماما جان، ہم باسک لوگوں کو اپنے خون پر بے حد فخر ہے۔ اس خون میں کسی مورش کے خون مسلمان کی آمیزش نہیں ہے۔ ہماری رگوں میں دوڑتا خون پاک ہے، مگر میں نے صوفیہ آئزک نے اس پاک خون میں ملاوٹ کر دی۔ صوفیہ نے خاور حیات کو اپنے مذہب پر فوقیت دی اور خداوند تعالیٰ نے صوفیہ سے اس کا خاور چھین لیا۔ مجھے سزا مل گئی ماما جان، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خاور سے محبت میرے لیے سزا بن جائے گی۔ صوفیہ کی بات سن کر گرینی کے چہرے پر ناگواری دھر آئی۔ تو اب تمہیں یہ لگتا ہے کہ صوفیہ کہ خاور کی محبت تمہارے لیے سزا ہے؟ گرینی پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ مما جان، مجھے یوں لگتا ہے کہ خاور کے جانے کے بعد سے میری زندگی صرف ایک سزا بن کر رہ گئی ہے۔ میرے ذہن میں میری ماں کی بد دعا کنڈلی مار کے بیٹھ گئی ہے۔ خداوند تعالیٰ نے مجھے غارت کر دیا۔ میں نے اس سے بغاوت کی اور اس نے اس بغاوت کی وجہ کو ہی مجھ سے دور کر دیا۔ میں کتنے دنوں تک سوچتی رہی، کڑہتی رہی کہ کیا میں نے واقعی خدا کو ناراض کر دیا؟ صوفیہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی، یاسیت سے کہہ رہی تھی۔ گرینی نے تعصب سے انہیں دیکھا مگر خاموش رہی۔ میں نے بہت زمانے بعد خاور کی موت پر اپنے والدین کو دیکھا۔ ان کے سپاٹ چہرے اور بے تعصب نگاہیں مجھے حزن و ملال میں مبتلا کر رہی تھی۔ جانتی ہیں ماما جان، وہ دونوں اس دن میرا غم بانٹنے نہیں آئے تھے بلکہ مجھے جتانے آئے تھے اپنی ناراضی، خدا کی ناراضی۔ جاتے ہوئے میری ماں نے بڑے سرد لہجے میں مجھ سے کہا تھا اور ان کی بات سن کر میں اندر تک کانپ گئی تھی۔ صوفیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لرزاں تھے۔ وہ گرینی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، کیا کہا تھا صوفیہ تم سے تمہاری ماں نے؟ گرینی نے صوفیہ کے چہرے پر لرزتے خوف کو بھانپتے ہوئے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا تھا، تم نے دیکھا صوفیہ، تم کیسی تہی دا ماں رہ گئی۔ یہ خدا کا تمہارے لیے انصاف ہے۔ تم نے اس مورش کے لیے ہمیں رسوا کیا، اپنے مذہب سے منہ پھیرا۔ اب دیکھو تمہیں خدا کیسے تنہا کرتا ہے، تم سے منہ پھیرتا ہے، تمہیں رسوا کرتا ہے۔ میں ماں کی باتیں سن کر اندر سے دہل کر رہ گئی تھی۔ مما جان اور خاور کا بچھڑنا، میری ماں کی لعنت و ملامت، یہ ساری باتیں مجھے بے حد مضطرب کر رہی تھی۔ ماں نے کہا تھا کہ اس رسوائی سے بچنا چاہتی ہو تو اب بھی لوٹ جاؤ، بس یہی ایک راستہ ہے بقا کے لیے، ورنہ وقت تم پر زندگی تنگ کرتا چلا جائے گا۔ صوفیہ کے لہجے میں اداسی دھر آئی تھی۔ گرینی اپنی نشست سے ذرا سا آگے ہو کے صوفیہ کی جانب جھکی اور اس کے اداس چہرے کو بغور دیکھا اور پھر دریافت کیا، وہ سب تو ٹھیک ہے صوفیہ، مگر یہ بتاؤ تم نے اپنا مذہب ترک کب کیا تھا بھلا؟ تم تو شروع سے ہی اپنے مذہب پر قائم رہی۔ ہاں البتہ تم نے شادی سے قبل خاور کو اشارے تو دیے تھے کہ تم اپنے مذہب سے غیر مطمئن ہو اور مذہب تبدیل کرنے کی خواہ ہو، مگر غیر مطمئن ہونے کے باوجود تم اپنے مذہب پر قائم رہی۔ پھر زندگی تمہارے لیے سزا کیوں بنی صوفیہ آئزک؟ خدا تم سے ناراض کیوں ہے بھلا جبکہ تم اب بھی اپنے دین پر قائم ہو؟ گرینی کا لہجہ اس بار نرم تھا، نہ گرم، بس سپاٹ تھا اور اس کے سوالوں کی طرح۔ صوفیہ ہونک بنی ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ گرینی کا لہجہ اور سوال دونوں ہی ان کے لیے غیر متوقع تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ان کی قدیم کشادہ گلیوں میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ گلی کے دونوں اطراف قد آور عمارتیں کھڑی تھی۔ ان عمارتوں کی بالکنی پھول پودوں سے سجی بے حد خوشنما تاثر قائم کر رہی تھی۔ یہ پارٹے ویجا تھا۔
سان سبستیان کا پرانا اور بے حد اہم علاقہ۔ اس نے مصروف سے انداز میں کلائی میں بندی گھڑی کو دیکھا۔ وقت سبک روئی سے سرک رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ نگاہ بے اختیار بے حد قدیم مگر مثالی مستطیل طرز کی شاندار عمارت پر جا ٹھہری۔ باسیلیکا آف سینتا میری۔ اس کے لبوں نے دھیرے سے حرکت کی، نگاہوں سے یکدم عقیدت جھلکنے لگی۔ وہ یسوع مسیح اور حضرت مریم کا پیروکار تھا اور اکثر اتوار کو اس کلیسا میں عبادت کی غرض سے آتا تھا، مگر آج کلیسا میں آنے کا مقصد بالکل دوسرا تھا۔ اینا پاؤل نے آج کی ملاقات کے لیے اسی چرچ کا انتخاب کیا تھا۔ پیڈور اینا پاؤل کے انتخاب پر حیران تھا، مگر اس حقیقت پر یقین رکھتا تھا کہ خدا کی ذات کسی مخصوص ذات، پات، طبقے، رنگ و نسل کی جاگیر نہیں۔ وہ تو ایسی بزرگی والی ذات ہے کہ ہر خاص و عام، حتیٰ کہ گناہ گار سے گناہ گار بندے بھی اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ بس اگر کوئی شرط ہے تو وہ اتنی کہ پکار سچی ہو۔ اس شاندار عمارت کے صدر دروازے پر سان سبستیان کے شہداء کے مجسمے نقش تھے۔ پیڈور نے عقیدت مندی سے کلیسا کے دروازے پر نصب صلیبی نشان کو دیکھا اور سینے پر کراس کا نشان بناتے ہوئے دعائیا انداز میں بدبداتا ہوا کلیسا کے اندر داخل ہو گیا۔ کلیسا میں اکا دکا لوگ موجود تھے جو عبادت میں مشغول تھے۔ پیڈور نے ایک بھرپور نگاہ ہال پر ڈالی۔ اس کی متلاشی نگاہیں اینا پاؤل کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھا۔ نشستوں کی قطار پر وہ نگاہیں دوڑاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ابتدائی نشستوں کے قریب پہنچ کر اس کے قدم یکدم رک گئے۔ اینا پاؤل دائیں جانب کی قطار کی نشست پر براجمان تھی۔ سفید گاؤن میں ملبوس اینا پاؤل انتہائی سادہ حلیے میں آنکھیں موندے یوں بیٹھی تھی جیسے اس وقت وہ خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہو۔ پیڈور کچھ دیر کے توقف کے بعد اسے متوجہ کرنے کی غرض سے کھنکارا۔ ولا سینورا۔ کچھ ساتھ کے گزرنے کے بعد اینا پاؤل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور پیڈور کی جانب متوجہ ہوئے۔ پیڈور اس پل سحر زدہ رہ گیا۔ کون تھی اینا پاؤل؟ ہسپانوی فلم نگری کی شہزادی، جس کے حسن سے ایک زمانہ مرعوب تھا۔ کسی فلم میں اس کی شمولیت اس فلم کی کامیابی تصور کی جاتی تھی۔ جو لباس وہ زیب تن کرتی وہ ہسپانوی لڑکیوں کے لیے فیشن بن جاتا۔ اس کی ریمپ پر ماڈلنگ دنیا بھر کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ اس کی ذات سے جڑی ہر بات میڈیا پر خبروں کی زینت بن جاتی۔ پاپارازی اس کے لمحوں کا تعاقب کرنے کو بے تاب ہوتے اور ایسی شہرائے آفاق شخصیت انتہائی سادہ سے حلیے میں اس کے روبرو تھی۔ اس کی نگاہیں ایسی تھی جیسے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو جو اپنے ساتھ کسی کو بھی بہا لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ پیڈور نے بامشکل اس کی نگاہوں سے اپنی نظریں ہٹائی۔ دل ہی دل میں وہ سادہ روح میں بھی مہتاب جیسے روشن حسن کا قائل ہوا۔ تم اکیلے آئے ہو پیڈور؟ اینا پاؤل اس کی ہر کیفیت سے بے نیاز اس کے عقب میں جھانکتے ہوئے دریافت کر رہی تھی۔ اس کی کھوجتی نگاہیں پیڈور کے عقب میں تھی۔ پیڈور نے ان متلاشی نگاہوں کا تعاقب کیا اور پھر اینا پاؤل کے سوال کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہنے لگا، سینورا، مجھے باس کی طرف سے اکیلے آنے کی ہی تاکید کی گئی تھی۔ پیڈور مؤدب ہوا۔ اینا پاؤل بے اختیار معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ میں تمہارے باس کا نام بھول گئی۔ بھلا کیا نام تھا اس مورش کا؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ ارسل، پیڈور نے مختصر جواب دیا۔ اینا پاؤل ارسل کا نام دہرا کر زیر لب مسکرانے لگی۔ پیڈور نے اسے بغور دیکھا۔ کونچا کے ساحل پر ملنے والی اینا پاؤل سے آج کی اینا پاؤل قدرے مختلف تھی۔ میں جانتی ہوں وہ کیوں نہیں آیا۔ بھلا ایک مورش کیسے کلیسا میں قدم رکھنا گوارا بھی کیسے کر سکتا ہے؟ کچھ توقف کے بعد اینا پاؤل نے عجیب سے انداز میں کہا۔ پیڈور کو اینا پاؤل کی بات ناگوار گزری۔ ارسل کے حوالے سے اس طرح کا ذکر اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ سینورا، انہیں کلیسا میں ملاقات کا علم نہیں۔ وہ یہی جانتے ہیں کہ آپ سے کی جانے والی ملاقات ڈے ویجا کے کانسٹیٹیوشن اسکوائر پر طے ہے۔ وہ کچھ مصروفیات کے باعث ملاقات کے لیے نہ آ سکے۔ پیڈور نے انتہائی نپے تلے انداز میں وجہ بیان کی۔ اینا پاؤل نے اسے دلچسپی سے دیکھا اور محض ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ پیڈور نے کچھ رسمی گفتگو کے بعد دعوت نامہ اس کے حوالے کیا اور الوداعی کلمات ادا کر کے وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، تب ہی اینا پاؤل نے اسے بے ساختہ پکارا، سینور۔ پیڈور واپس پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔
सिनोर अरसल से कहना, मुझे उनसे इंतहाई ज़रूरी बात करनी है, मुझसे जितना जल्द हो सके राब्ता करे। एना पाउल ने नहायत संजीदगी से कहा। पीडोर को एना की बात पर हैरानी हुई। वो इस बात में सर हिलाता पलट गया। सोफिया, तुम्हें लगता है कि खावर से शादी करके तुमने कोई गुनाह किया है? तो इस गुनाह से छुटकारा तुम खावर के मरते ही हासिल कर चुकी हो। खावर की मौत के बाद तुम्हें अपनी माँ की बददुआ बेचैन करने लगी। तुमने खुद ही फैसला कर लिया खावर के घर और उसकी माँ को, हत्ता कि अपनी बेटी को भी खावर यानी एक मोरिश मुसलमान की बेटी जानकर उससे दामन छुड़ाने का फैसला कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे खावर की मोहब्बत में तुमने अपने माँ बाप को छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुमने हमेशा खुद से जुड़े रिश्तों को छोड़ने में जल्दबाजी की है सोफिया। ग्रैनी बिला तामिल बोली और सोफिया दंग से उन्हें देखती रही। कुछ यही कैफियत बंद दरवाजे के पीछे खड़ी इन दोनों खवातीन की गुफ्तगू बगौर सुनती मारियाना की भी थी। वो कुछ देर कबल ही घर लौटी थी। घर के दरवाजे की इजाफी चाबी हमेशा उसके पास रहती थी। वो कम ही सपहर तक घर लौटती थी। ज्यादातर शाम तक वो घर ही की राह लेती थी, मगर आज इत्तफाकन जल्द घर लौट आई और सपहर का ये वक्त ग्रैनी का आराम का वक्त था। तब ही उसने दरवाजे की घंटी बजाने से एतराज बरता था और कुफल खोलकर अंदर आ गई। हस्बे मामूल ग्रैनी को सलाम करने की गर्ज से वो उनके कमरे की जानिब बढ़ी थी, मगर अंदर से आती आवाजों ने उसके कदम दरवाजे पर ही रोक दिए थे। तुम कहती हो खुदा तुमसे नाराज है। मैं तुमसे पूछती हूँ सोफिया, खुदा तुमसे नाराज क्यों है? तुमने अपने हर रिश्ते को छोड़ा मगर मजहब पर कायम रही। तुम खावर के निकाह में रहकर भी अपने दीन पर चलती रही। फिर खावर के बाद तुमने अपनी बेटी को भी अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मारियाना को मेरे सुपुर्द करके तुम अपनी दुनिया में लौट गई। अपने वालिदैन को राजी करने के लिए तुमने अपने मजहब के पैरोकार से भी शादी कर ली। खुदा तो तुमसे बेहद खुश था सोफिया। उसने तुम्हें ना सिर्फ नया शोहर दिया बल्कि उसके बच्चे भी तुम्हारे हवाले कर दिए। देखो बेटे, देखो, बैठे बिठाए तुम हम मजहब बच्चों की माँ भी बन गई। तुम्हारी जिंदगी में हर शय, हर रिश्ता, हर खुशी मौजूद है। फिर तुम क्यों खुश नहीं हो? तुम्हारे दिल को चैन और सुकून क्यों नहीं है? सोफिया आइजक, ग्रैनी चुपते हुए लहजे में इस्तफसार कर रही थी। मैं नहीं जानती आप क्या कहना चाह रही हैं मम्मा जान, मगर मुझे आपके इन सवालों से शदीद घबराहट हो रही है। सोफिया बहुत देर बाद कुछ कहने के काबिल हुई। उनका अंदाज सरासर दामन बचाने वाला था। तुम्हारी ये घबराहट मैं दूर कर सकती हूँ सोफिया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम खुश क्यों नहीं हो। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी? इस बार ग्रैनी ने मुलायमत से मुस्कुराते हुए सोफिया से दरियाफ्त किया और सोफिया निढाल सी उसकी जानब देखने लगी। इसी सवाल के जवाब के लिए तो सरगर्दा हूँ मम्मा जान। आप मेरे हालात बाखूबी जानती हैं। कुछ भी तो नहीं छुपा आपसे। आपको कंवारी मरियम का वास्ता, मुझे इस मुश्किल से निकालें। वाह सोफिया, तुमने वास्ता भी दिया तो पाक बीबी मरियम का। ग्रैनी ने आंखें मूंद कर गर्दन अपनी निशिस्त की पुश्त पर टका दी। सोफिया मुंतजर निगाहों से उन्हें देखने लगी। दरवाजे के पीछे खड़ी मारियाना का दिल चाहा कि वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाए और इस मंजर का हिस्सा बन जाए। आज उसे इन सारे भेद भरे सवालों के जवाब मिलने वाले थे जिनकी मुतलाशी वो एक जमाने से थी। तुम्हें आज भी खावर की याद सताती है, उसकी मोहब्बत दिल तड़पाती है सोफिया। हालांकि खावर तो मनो मट्टी तले जा सोया, मगर उसकी मोहब्बत जादुआ है। अब भी उसकी मोहब्बत के हसार से तुम चाह कर भी बाहर ना निकल पाई। उसके साथ बीते लम्हे, उसकी हमराही में गुजरी वो सातें जब रिश्ते चाहतों से भरपूर और मुकम्मल तौर पर तुम्हें मुयस्सर थे। कोई गम था ना कोई परेशानी, बस मोहब्बतों से लबरेज एक छोटी सी दुनिया थी तुम्हारी। तुम इस दुनिया को अपनी याददाश्त से निकाल ही नहीं सकती सोफिया आइजक। कहो मैंने सही कहा या फिर ऐसा नहीं है? ग्रैनी ने धीरे से आंखें खोलकर सोफिया को सवालिया निगाहों से देखते हुए कहा। ऐसा ही है मम्मा जान। मैं अपने तसव्वुर में आज भी वही जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पास खावर है, छोटी सी मारियाना है और आपका मेहरबान वजूद। सोफिया खोए खोए से अंदाज में कहती रही। बड़ा ही सुहाना तसव्वुर है, ग्रैनी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, बहुत हसीन और बहुत दिल नशीन भी। सोफिया हनूज उसी कैफियत में घिरी हुई थी, मगर सजाएं तो इतनी खूबसूरत दिल नशीन खुशियों से भरपूर नहीं हुआ करती सोफिया आइजक। ग्रैनी का लहजा यकदम बदला। क्या
क्या मतलब मम्मा जान? तुम खुद ही तो कहती हो सोफिया कि खावर से मोहब्बत तुम्हें अपनी जिंदगी की सजा मालूम होती है। तो ये कैसी सजा है सोफिया आइजक के जिसके दिलकश हसार में तुम हनूज कैद हो, और अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम इस कैद से कभी आजाद ना होना चाहती। ग्रैनी उसे कुछ समझाना चाह रही थी मगर सोफिया बेचैन सी कह उठी, आप सब ठीक कह रही हैं मम्मा जान, मगर मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे बारहा महसूस होता है कि खुदा मुझसे खफा है। क्यों खफा है मैं जानना चाहती हूँ, मगर मुझे इस हकीकत को जानने का सिरा नहीं मिल रहा। तुम सही कह रही हो सोफिया, खुदा तुमसे वाकई नाराज है क्योंकि तुमने उसके फैसले को रद्द कर दिया। तुम उसकी मर्जी के खिलाफ गई। तुम उसकी मर्जी के खिलाफ गई हो सोफिया। वो तुमसे सख्त खफा है, तब ही तुम्हारा दिल बेचैन रहता है, तुम्हें बेकुल किए रखता है। वो अटल लहजे में कह रही थी। सोफिया दम साधे उन्हें देखती रही। चंद सातें खामोशी से दबे पांव सिरक गई, फिर खामोशी का कुफल टूटा और हैरानी में डूबी आवाज कमरे में गूंजी, ये आप कैसे कह सकती हैं मम्मा जान? मैं कह सकती हूँ सोफिया, क्योंकि जो तुम्हारा खुदा है वो ही मेरा अल्लाह है। ग्रैनी के उस जुमले ने ना सिर्फ सोफिया को बल्कि दरवाजे के बाहर चुप सादे खड़ी मारियाना को भी लाजवाब कर दिया। मारियाना बेचैनी से सोफिया के अगले सवाल की मुंतजिर थी, मगर तब ही कमरे में मोबाइल की सदा गुनगुनाई। मारियाना सख्त बदमजा हुई। साथ ही सोफिया की घबराई हुई आवाज ने उसे चौंकाया। मुझे जाना होगा मम्मा जान, बच्चे इस वक्त घर लौट आते हैं। जरूर जाओ सोफिया, मगर तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, ग्रैनी ने मैनी खेज अंदाज में कहा। सोफिया ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़ी। मारियाना कदमों की आहट महसूस करते ही दीवार की ओर से जा लगी थी। मारियाना कुकीज ट्रे ओवन में बेक करने की गर्ज से रख रही थी। तभी दरवाजे पर बजती घंटी ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। उसने चौंक कर पहले दरवाजे की सिमत देखा, फिर लाउंज में बैठी टीवी देखती ग्रैनी को देखा। बज़ाहिर टीवी पर प्रोग्राम देखने में मशगूल थी, मगर वो जानती थी कि दर हकीकत वो गहरी सोच में गर्क हैं। अगर आज वो बर वक्त ना आती तो सोफिया और ग्रैनी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से ला इलम रहती और ग्रैनी की बेतोजी उसके लिए मम्मा बनी रहती। मगर सारी सूरत हाल जानकर वो ग्रैनी की कैफियत बखूबी समझ सकती थी। इतला घंटी एक बार फिर बजी। ग्रैनी इस बार चौंकी। वो कुकीज की ट्रे काउंटर पर रखकर ग्रैनी को बैठे रहने का इशारा करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। दरवाजा खोलते ही वो खुशगवार हैरत का शिकार हुई। अरसल, वो मुसर्रत का इजहार किए बिना ना रह सके। उसके मुस्कुराने पर अरसल भी भरपूर अंदाज में मुस्कुराया। सिनोरा, वो सर को हल्का सा खम देते हुए अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। बैन विंडो, खुश आमदीद, मारियाना ने खुशी का इजहार करते हुए अरसल को अंदर आने का रास्ता दिया। उसने मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखा। ग्रैनी ने चौंक कर उसे देखा तो उनकी आंखों में फैले तहय्युर, उसमें डूबा सवाल देखकर मारियाना ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैनी, आपके वतन से आने वाला मेहमान। मारियाना का इशारा वो बखूबी समझ गई। तब ही चहकते हुए कहने लगी, ओह अरसल, मेरे बच्चे, अंदर आओ ना। खुशगवार हैरत ने अरसल का अहाता किया। यकीनन आप ही हैं मारियाना की जिंदगी की फेरी गॉड मदर। उनकी मोहब्बत पर वो कहे बिना ना रह सका। सिर्फ मेरी जिंदगी की नहीं, ना जाने किस किस की जिंदगी की फेरी गॉड मदर हैं ग्रैनी। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ दूसरों की मुश्किलें आसान करने के लिए आते हैं। मेरी ग्रैनी का शुमार भी इन्हीं लोगों में होता है। मारियाना ने ग्रैनी के गिर्द बाहें हमायल करते हुए फख्र से कहा, ओहो भाई, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो बस मेरी बेटी की मुझसे मोहब्बत है। ग्रैनी ने आजिज़ी से कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, मोहब्बत भी तो हर किसी से नहीं होती ग्रैनी। कुछ लोग मोहब्बत किए जाने के काबिल होते हैं, सिर्फ मोहब्बत बांटते और मोहब्बतें ही समेटते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका शुमार उन्हीं लोगों में होता है। उसने एक नज़र मारियाना को देखने के बाद ग्रैनी से कहा, तुम तो बिल्कुल मारियाना की तरह बातें करते हो अरसल। ग्रैनी हंसते हुए उसे अपने मुकाबिल बैठने का इशारा करते हुए बोली। अरसल उनके इशारे पर बैठ गया। मारियाना, तुम्हारी कुकीज तैयार हैं? तो कॉफी भी साथ ले आओ, ग्रैनी मारियाना को हदायत देने लगी। सिर्फ कुकीज? अपने हाथों की बनी खालिस नान खताई नहीं खिलाएंगी अपने हम वतन को? मारियाना ने हंसते हुए ग्रैनी को याद दिलाया। ओ हाँ,
हाँ, क्यों नहीं? मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। गिरैनी के लहजे से खुशी की भरपूर अक्कासी हो रही थी। अरसल मुस्कुराते हुए, उनकी खुशी महसूस करते हुए लाउंज में और उससे मुंसलिक किचन का जायजा लेने लगा। घर नहायत नफासत से सजा हुआ था। वो दिल ही दिल में मारियाना और गिरैनी के ज़ौक़ और सलीका शारी का कायल हुआ। और बताओ बेटा, तुम पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक़ रखते हो? गिरैनी उससे दरियाफ्त करने लगी। कराची से। उन्हें अरसल ने अब अपने हवाले से तफसील बताने लगा। एक तवील अरसे बाद अपने हमवतन से बात करने में गिरैनी को बहुत मज़ा आ रहा था। केक कटने के फौरन बाद ही रज़िया बीबी ने खाने की मेज़ पर खाना लगा दिया। हमाद कुछ रेडीमेड पकवान भी बाहर से ऑर्डर पर मंगवा लाया था, जो बेहद लजीज थे। मगर फेरोज हसन और रज़िया बीबी ने बिरयानी की तारीफ में ज़मीनों आसमान के कलाबे मिला दिए। हमाद भी उनके साथ मिलकर रत्तबुल लिसान रहा। फारिया इस तमाम सूरत हाल से अनजान और इन तारीफों के मकासद से बेखबर थी। तब ही बेहद जताते हुए टोके बिना ना रह सकी। बिरयानी का मसाला काफ़ी तेज़ है, मैं तेज़ मसाले से एहतियात बरतती हूँ। रज़िया बीबी, मुझे चिकन हांडी की डिश दीजिएगा। फारिया की बात पर उन सब के हाथ लम्हा भर को खाने से रुके। हमाद ने खंकारते हुए कहा, रज़िया बीबी नहीं, अम्मा भी फारिया, हम सब उन्हें एहतरामन अम्मा भी कहते हैं। ओहो हमाद बेटा, कोई बात नहीं, फारिया पहली बार आई हैं, उसे कहाँ इल्म होगा। रज़िया बीबी माहौल पर यकदम छाई कसाफत को दूर करते हुए बोली। साथ ही उन्होंने चिकन की डिश फारिया की जानिब बढ़ाई, मगर हमाद ने इशारे से उन्हें मना करके डिश खुद उठाकर फारिया को पेश की। फारिया के मजाज को वो बखूबी जानता था। वो समझ चुका था कि फारिया शबनम और अम्मा भी को महज मलाजमीन समझ रही हैं। तब ही अशारतन उसे समझाने की कोशिश करने लगा। जी बिल्कुल, पहली बार आई हूँ, इसीलिए आपने बजा फरमाया रज़िया बीबी। ओ, मेरा मतलब है अम्मा भी, फारिया ने बज़ाहिर बड़ी लगावट से कहा था, मगर आखिर में वो फिर रज़िया बीबी को ढके छुपे लफ्ज़ों में उनका मुकाम जता गई। फिरोज हसन बज़ाहिर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ थे, मगर इस सारी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ भी थे। तब ही खंकारते हुए सबको खाने की जानिब मुतवज्जा करते हुए बोले, फारिया बेटा, आज इत्मीनान से खाना खाइए, मुझे यकीन है चिकन हांडी आपको बेहद पसंद आएगी। हमाद बेटा, फारिया को नान भी दो, फारिया आपकी मेहमान है, उनका खास ख्याल रखना है आपको। वो फारिया को खाने की जानिब मुतवज्जा करके हमाद से मुखातिब हुए। हमाद उनकी बात का मतलब बखूबी समझ चुका था। तब ही पशेमान सा खाने की हर डिश फारिया को पेश करने लगा। फारिया ने तफाखुर से रज़िया बीबी और फिर शबनम को देखा, मगर वो दोनों ही उसकी जानिब मुतवज्जा ना थी। एहसास तफाखुर की लज्जत यकदम ज़ाइल हो गई थी। शबनम बेटा, मीठे का क्या प्रोग्राम है? हमाद बता रहा था कि कुछ खास तैयार किया है आपने आज के दिन। फेरोज हसन खाने से फारिग होने के बाद नैपकिन से मुंह साफ करके खुशगवार अंदाज में इस्तफसार करने लगे। बाबा जानी बस अभी लेकर आई। शबनम मसरूर सी उठ खड़ी हुई और झट मीठे की डिश उठा लाई। यार पार्टनर, डिजर्ट देखने में तो बड़ा ही शानदार लग रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने बनाया है। अम्मा भी, आप बताएं, कोई चालाकी तो नहीं दिखाई इस लड़की ने? हमाद डेजर्ट की सजावट से बेहद मुतासर हुआ था। तब ही शबनम को छेड़ना शुरू हो गया। वैसे हमाद बेटा, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर सच तो यही है कि मीठा शबनम ने खुद बनाया है और ख़ास तुम्हारी मेहमान की आमद की खुशी में बनाया है। रज़िया बीबी ने सादा पैराए में मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात पर हमाद ने बेयकीनी से शबनम को देखा। शबनम फर्जी कॉलर झाड़ कर इतराई। ओह, क्या मैं सिर्फ हमाद की मेहमान हूँ, आप सबकी मेहमान नहीं हूँ? फारिया ने उदासी से कहकर सबको अपनी जानिब मुतवज्जा किया। अरे नहीं बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिरोज हसन ने दरियाफ्त किया। हमाद भी मुतजब निगाहों से उसे देखने लगा। वो दरअसल अम्मा भी बार बार हमाद की मेहमान कहकर मुझे मुखातिब कर रही हैं ना, इसलिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी आमद से आप सब खुश नहीं हैं। फारिया के लहजे की उदासी हनूज बरकरार थी। फिरोज हसन, हमाद और शबनम ने बेइख्तियार रज़िया बीबी की जानिब देखा। वो बेचारी बुरी तरह सटपटाई। नहीं बेटा, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। रज़िया बीबी सबको यूं अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर शर्मसारी के आलम में कहने लगी। एक मिनट रज़िया बीबी, आपको माफ़ी मांगने की कतई ज़रूरत नहीं। फिरोज हसन उन्हें संजीदगी से टोकते हुए गोया हुए। हमाद और फारिया की निगाहें बेइख्तियार फिरोज हसन की जानिब उठी। फारिया बेटा, हमाद इस घर का बेटा है,
اس کا کوئی بھی مہمان ہم سب کے لیے قابل احترام ہے۔ میں رضیہ بی بی شبنم بطور اس گھر کے مکین آپ کی آمد سے بے حد خوش ہیں۔ بیٹا آپ کسی بھی طرح کی غلط فہمی دل میں نہ پالیں اور نہ ان لمحات سے لطف اندوز ہوں۔ وہ فاریہ کو رسان سے سمجھانے لگے۔ ان کی بات پر فاریہ رسمی سے انداز میں مسکرائی جبکہ حماد خاموش سا ہو گیا۔ وہ فاریہ سے اس رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا جس کا مظاہرہ وہ آج کر رہی تھی۔ اسے فاریہ کی ذو معنی باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد شبنم اپنے سارے تحائف لے بیٹھی۔ پہلے فیروز حسن پھر حماد کے تحفے دیکھنے کے بعد وہ فاریہ کا دیا گیا تحفہ کھولنے لگی۔ یہ تو بے حد خوبصورت ہے، شبنم نے بریسلٹ کو لگاوٹ سے چھوتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے بہت دل سے تمہارے لیے خریدا ہے، حماد نے اس کے چہرے پر محو رقص خوشی کو دیکھتے ہوئے خلوص سے کہا، ساتھ ہی ایک مسکراتی نگاہ فاریہ کے چہرے پر ڈالی جہاں بیزاری صاف نمایاں تھی، مگر حماد سے نگاہ ملتے ہی فاریہ نے ایک رسمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ بہت شکریہ آپ کا فاریہ آپی، وہ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے گلے ملنے آگے بڑھی۔ اوہ ارے نہیں، اتنا شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی، فاریہ نے شبنم سے گلے ملنے سے اتراتے ہوئے روانی سے کہا۔ شبنم جھنپ گئی۔ فیروز حسن نے ایک خاموش نگاہ رضیہ بی بی اور حماد کے چہرے پر ڈالی۔ رضیہ بی بی انہیں کسی الجھن میں محسوس ہوئی جبکہ حماد کے چہرے پر خلاف توقع سنجیدگی تھی۔ کیا کوئی گھر کے ملازموں کو اتنا سر پر چڑھاتا ہے، اتنے مہنگے تحائف دیتا ہے؟ اس گھر کے افراد تو کسی عجوبے سے کم نہیں۔ فاریہ کلس کا سوچ کر رہ گئی۔ حماد اب مجھے گھر کے لیے نکلنا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ فاریہ نے کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے فکر مندی سے کہا، ہاں بیٹا کافی دیر ہو گئی ہے، تمہیں اب گھر پہنچنا چاہیے۔ حماد تم فاریہ بیٹا کو گھر تک چھوڑ آؤ۔ فیروز حسن گویا ہوئے، ارے نہیں انکل، میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ یہاں آئی ہوں، وہ تب سے گیٹ کے باہر ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سب سے الوداعی کلمات کہنے لگی، پھر آنا بیٹا، تم سے مل کر بے حد اچھا لگا، رضیہ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ فاریہ نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ شبنم سے مل کر وہ حماد سے مخاطب ہوئی، بہت شکریہ حماد آج اپنے گھر مدعو کرنے کے لیے، تمہارے گھر کے سب ہی افراد بے حد اچھے ہیں، مجھے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا، مجھے بھی تمہارا آنا، سب سے گھلنا ملنا بے حد اچھا لگا فاریہ۔ وہ دونوں چلتے ہوئے بنگلے کی حدود سے نکل کر ڈرائیو وے تک آ چکے تھے۔ ابھی فاریہ کی نگاہ ان کوارٹرز پر پڑی۔ یہ سرونٹ کوارٹرز ہے نا؟ یقیناً شرفو وغیرہ اس میں رہتے ہوں گے، وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی سرسری سے انداز میں کہہ گئی۔ ارے نہیں، اماں بھی اور شبنم کے زیر استعمال ہیں یہ کوارٹرز، حماد نے ہنستے ہوئے کہا۔ شبنم اسی پل اپنے تحائف سنبھالے کوارٹر میں رکھنے کے لیے جا رہی تھی۔ حماد کے ہنسنے پر مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا، بس ذرا سے فاصلے پر تو کھڑے باتیں کر رہے تھے دونوں۔ وہ ایک نظر ان دونوں پر ڈال کر کوارٹرز کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ فاریہ کے اگلے جملے نے اس کے قدموں کو زنجیر کر ڈالا۔ کیا بات کر رہے ہو حماد، تم رضیہ بی بی کو ماں سمجھتے ہو، شبنم کو بہن، اور اتنے بڑے بنگلے میں ایک کمرہ نہیں دیا ان دونوں ماں بیٹی کو، یعنی لاکھ عزت و احترام سہی، مگر سمجھتے تم بھی انہیں ملازمین ہی ہو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حماد کو اس کی بات سن کر چپ سی لگ گئی۔ فاریہ اپنی بات کہہ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور لمحہ بھر میں وہ حماد کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی۔ لو بیٹا کھانا کھاؤ۔ اس کے سامنے میز پر کوکیز ایک پلیٹ میں سجی تھی جبکہ اگلی رکابی نان کھٹائی سے بھری ہوئی تھی، ساتھ میں گرما گرم بھاپ اڑاتا ہوا کافی کا مگ۔ گرینی نے بے حد پیار سے اسے کھانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ارسل نے ایک چور نگاہ کچن میں مصروف ماریانہ پر ڈالی۔ وہ پشت کیے نہ جانے کن کاموں میں مصروف تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ بھی اس کا ساتھ دے۔ اوہ یہ بے نیاز لڑکی! ماریانہ کن کاموں میں مصروف ہو بیٹا، تم بھی آ جاؤ، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ گرینی ارسل کی بے چینی بھانپ چکی تھی، تب ہی انہوں نے ماریانہ کو پکارا۔ ماریانہ ایک ڈش میں کچھ چاکلیٹس سجائے چلی آئی۔ یہ ماریانہ کی پسندیدہ ترین چاکلیٹس ہیں، صرف اپنے لیے لے کر آتی ہے، اس میں تھوڑا سا حصہ مجھے عنایت کرتی ہے، نہ جانے آج کیسے اس نے دل بڑا کر کے ان چاکلیٹس کو تمہیں پیش کیا ہے۔ گرینی نے ہنستے ہوئے ماریانہ کو چھیڑا۔ ماریانہ سٹ پٹائی، یہ کہنے کی
क्या जरूरत थी ग्रैनी को? मारियाना मुंह में बुदबुदाई। ऐसी बात नहीं, मारियाना का दिल बहुत बड़ा है। वैसे भी सिनोर अरसल, आप जान चुके हैं कि मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती मैं, मारियाना ने जताया। बहुत अच्छी बात है सिनोरा, आपने तो बेचारे मेहमान से उसकी पसंदो नापसंद दरियाफ्त करने की कसर भी नहीं छोड़ती। अरसल ने उसे बराह रास्त छेड़ा तो मारियाना झिम कर रह गई। अरे बच्चों, मुझे भी तो कुछ बताओ, ये किस्सा क्या है? ग्रैनी ने हैरत से दरियाफ्त किया। कुछ भी नहीं ग्रैनी, अरसल तो बस, मारियाना ने छुपाना चाहा। मैं बताता हूँ आपको ग्रैनी, अरसल ने तेजी दिखाई और मारियाना के तंबीही इशारों को नजरअंदाज करता ग्रैनी को इस लंच की तफसील सुनाने लगा जो मारियाना ने उसे बतौर शुक्रिया एक मसहूर कुन माहौल में दिया गया था। ग्रैनी हंसती रही। मारिया गुफ्तगू के दरमियान टुकड़े जोड़ती रही। बहुत अरसे बाद अरसल को परदेश में बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल मिला था। ग्रैनी का मेहरबान वजूद उसे बेहद अपना अपना लगा। वो दादी पोती की रफाकत में दिल खोल कर हंस रहा था, खुश हो रहा था। बेटा सच कहूँ तो आज तुमसे बात करके यूं लग रहा है जैसे मैं अपने वतन में हूँ, ग्रैनी ने आबदिता होकर कहा। मारियाना ने ग्रैनी को बगौर देखा। इससे पहले उन्होंने ऐसी जज्बातियत का मुजाहिरा किसी के सामने नहीं किया था। आप मुझे अपना बेटा ही समझिए और आज से मैं भी आपको अपनी ग्रैनी समझूंगा। ग्रैनी, मैं बरसों से अपने वतन से दूर रहा हूँ, परदेश में भटकता रहा हूँ, न जाने कहाँ कहाँ की खाक छानी है, मगर आप जैसे पुरखलूस लोग मुझे कहीं नहीं मिले। वो अपनायत से उनका हाथ थामे कह रहा था। मारियाना के लिए अरसल का ये रूप भी बिल्कुल नया था। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रही थी। ना जाने तुम्हारे कितने रूप हैं अरसल, तुम्हारा हर रूप, हर रंग जानते जानते मुझे यूं लगता है मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो खुद से हम कलाम हुई। निगाहें हनूज अरसल पर जमी हुई थी जो उसकी निगाहों से मुकम्मल तौर पर बेखबर ग्रैनी से मुखातिब था। मैं महज ये दावतनामा आप सब के लिए लेकर आया था। यहाँ आने से कबल मुझे आप लोगों से मिलने की खुशी तो थी, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कोई बेहद अपना मिल जाएगा। उसने नम आंखों से उन्हें देखते हुए कहा। दरअसल बहुत अरसे से अपने वतन और अपनों से दूर रहा हूँ ना, आज आपसे मिलकर अपनों की याद आ गई तो बस जरा जज्बाती हो गया। वो ग्रैनी की भीगी निगाहों को खुद पर मरकूज पाकर झीम उठा। शर्मिंदगी क्यों हो रही है अरसल बेटा? मुझे मारियाना ने तुम्हारे हवाले से बताया था। ये भी कहा था कि तुम मुझसे मिलने के ख्वाह हो। मैं तो तब ही से तुम्हारी आमद की मुंतजिर थी और तुमसे मिलकर जो खुशी मुझे आज मिली है वो बयान से बाहिर है। तुम आज खाना हमारे साथ खाना। मैंने आज मुर्ग पुलाव पकाया है, यकीनन तुम्हें बेहद पसंद आएगा। ग्रैनी ने फैसला करते हुए बड़ी मोहब्बत से उसे खाने की दावत दी। अरसल किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह फौरन से पेशतर राजी हो गया। सिनोर अरसल, क्या बात है आपकी? आते ही मेरी प्यारी ग्रैनी को अपना गर्विदा बना लिया। वाह, बहुत खूब। ग्रैनी खाना लगाने की नीयत से उठी और किचन में मसरूफ हो गई। तब ही मारियाना ने अरसल को जालिया और छेड़ते हुए कहा। सिनोरा मारियाना, थोड़ी सी तसी करूंगा। तुम्हारी ग्रैनी का मैं खुद गर्विदा हो चुका हूँ। इतना तो तुम भी जान चुकी हो कि अरसल फेरोज हर किसी के आगे अपना आप जाहिर नहीं करता। वो बहुत खास लोग होते हैं जिन्हें मैं खुद तक पहुँचने का रास्ता देता हूँ। अरसल ने मुस्कुराकर उसकी नीली आंखों में झांकते हुए कहा। उसके अंदाज में एक रौब था, इसरार छुपा था। मारियाना खुद दम बाखुद सी उसे देखती रह गई। वैसे आज तुम्हारे घर आने का मकसद ये दावतनामा है। वो उसकी मुतहय्यर निगाहों से लुत्फ अंदोज होता सुनहरे रंग का दावतनामा उसके सामने करता हुआ कहने लगा। दावतनामा? कैसा दावतनामा? मारियाना ने ताज्जुब से पूछा। मशहूर अदाकारा एना पाउल हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर होने जा रही हैं। उन्हीं के अजाज में तकरीब है। बहुत खास लोगों को बुलाया है। तुम ग्रैनी और अपनी सोफिया मम्मा के हमरा जरूर शिरकत करना, मुझे अच्छा लगेगा, उसने अपनायत से कहा। ना आने का सवाल ही नहीं। एना पाउल मेरी पसंदीदा तरीन अदाकारा हैं। मैं जरूर शिरकत करूंगी तकरीब में, मारियाना ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो अरसल उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। रजिया बीबी करवटें बदल बदल कर थक चुकी थी, मगर नींद उनकी आंखों से हनूज कोसों दूर थी। वो इस दरारी कैफियत में एक बार फिर शबनम की जानिब करवट बदल गई। कितनी सातों तक वो शबनम की पुश्त को घूरती रही। उसके खूबसूरत स्याह बाल किसी आबशार की मानिद उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। गो के कमरे में अंधेरा फैला था, मगर खिड़की की ओर से झांकता महताब अपनी चांदनी इस छोटे से कमरे में मुस्तकिल भर रहा था।
चांदनी में नहाया हुआ कमरा उन्हें माजी में धकेलता चला गया। वो भी चांदनी रात थी, बेहद हसीन, शबनमी मोतिये के फूलों की खुशबुओं से महकती हुई रात। रजिया बीबी की निगाहों में वो सुहानी रात तमाम जुजियात समेत उतर आई। मकैश के काम से सजी स्याह साड़ी का आंचल उनके तसव्वुर में लहराने लगा। अचानक नकराई हंसी फिजा में गूंज उठी, यूं जैसे मंदिर में घंटियां बज उठी हों, और फिर चश्म तसव्वुर में स्याह आबशार जैसी दराज घनी जुल्फ लहराई। तुम इस पुरनूर चांद से कहीं ज्यादा दिलकश और हसीन हो। किसी की मखमूर सी सरगोशी रजिया बीबी की हिस्से समात को बेदार कर गई। ओह, जाने भी दो, तुम बिल्कुल ही दीवाने हो। पायल की झनकार जैसी, कोयल की कूक जैसी मधुर मीठी आवाज ने लजाते हुए सरगोशी का जवाब दिया। तुम्हारे लिए तो दुनिया छोड़ दी है, दीवानगी तो छोटी बात है। जनून हो तुम मेरा। मर्दाना खुमार आलूद लहजा बेकरार सा कह रहा था। बेगैरत, जिस औरत को मैं अपने पैर की धूल भी ना समझूं, उसे सर का ताज बनाकर रखा है। अचानक ही रजिया बीबी के चश्मे तसव्वुर में किसी औरत का सरापा उभरने लगा। इस औरत की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। उसका लहजा सख्त जहर आलूद था। बस थोड़ा सा इंतजार सबीहा, फिर देखना इस गंदगी की पोट को मैं कैसे घर से बाहर निकलवाता हूँ। आज जो इसकी मोहब्बत का दम भर रहा है, कल वो ही उसके हुस्न पर थूकेगा। ये किसी मर्द की सख्त खुरदरी आवाज थी जो रजिया बीबी की समातों में गूंज उठी। रजिया बीबी की पेशानी पर पसीने के कतरे चमकने लगे। वो घबराहट के आलम में बिस्तर से उठ बैठी। क्या हुआ अम्मा बी, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? उनके यूं उठ बैठने पर शबनम भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? शबनम परेशानी से उनकी पेशानी से पसीने के नन्हे कतरे साफ करते हुए पूछने लगी। ओह हाँ, तबीयत ठीक है, बस एक बुरा ख्वाब देख लिया था। रजिया बीबी दुपट्टे के पल्लू से अपना माथा साफ करते हुए बोली। पानी पिएं आप। शबनम वहीं रखी पानी की बोतल से गिलास में पानी डालने लगी। तब तक रजिया बीबी ने भी अपने हवासों में काबू पा लिया था। शबनम पानी पेश करके उन्हें मुतफक्कर सी देखने लगी। मैं ठीक हूँ, अब तुम परेशान मत हो मेरी बच्ची। पानी पीकर वो फिक्रमंदी सी शबनम से मुस्कुराते हुए मुखातिब हुई। प्यार से उसके बिखरे बालों को समेटने लगी। उनका ममता भरा लम्स महसूस करके शबनम उनके गले जा लगी। अरे कहा तो है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम सो जाओ। वो प्यार से उसका माथा चूमती हुई कहने लगी। नींद नहीं आ रही, आज इतनी खुशियां एक साथ मिली हैं कि नींद आंखों से उड़ गई है, शबनम ने अजीब से लहजे में कहा। मगर रजिया बीबी उसके लहजे में घुली करवाहट को महसूस ना कर सकी। वो अपनी ही धुन में कहे गई। बेटा, खुशियों को सर पर सवार नहीं करते, ना ही खुद पर हावी करने की जिंदगी खुशगमानियों की नजर करते हैं। अचानक मिलने वाली खुशियों की उम्र बेहद मुख्तसर होती है। इन खुशकुन लम्हात में जी कर जिंदगी की तरफ लौट आते हैं। ठीक कह रही हैं आप अम्मा भी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, शबनम ने खोए हुए लहजे में कहा। उसकी समातों में फारियां की हंसी में डूबा हुआ वो जहर खुंद जुमला हथौरे बरसाने लगा था। वो एक अदा से सिंगार मेज के सामने जा खड़ी हुई। उसकी नाजुक कमर की लचक से सफेद घेरदार फ्रॉक झूम उठी। आईने में उसका हसीन सरापा अपनी पूरी आबोताब के साथ आया था। वो मुस्कुराते हुए अपने अक्स को देख रही थी। उसकी झील सी आंखों में एहसास तफाखुर रंग आया था। उसका जन्म इस कोठे पे हुआ था। उसकी माँ अपने जमाने की मशहूर रकासा थी। लोग उसका नाम लेकर मलका बेगम के कोठे की चौखट पर माथा टेका करते थे। सुना है आपने अपनी जंबील में कोहे नूर छुपा रखा है। कोठे पर आने वाले मेहमान बड़ी बेकरारी के आलम में दरियाफ्त करते थे और मलका बेगम मुस्कुरा उठती थी। कोहे नूर है तो मगर हर एक के लिए आम नहीं, वो तो खास लोगों के लिए है जो हमारी कोहे नूर की कदर जान सके, मलका बेगम फख्र से कहती। कोहे नूर के दम से ही मलका बेगम का कोठा चमका था। वो खास भी तो बेहद थी। वो महज हुस्न से किसी के दिल पर वार करना अपनी तौहीन समझती थी। उसकी बातें, उसका इल्म उसे कोठे की दीगर औरतों से मुमताज बनाता था। एक धूम सी मची थी उसके नाम की। उसके परस्तार, उसके दीदार उससे चंद लम्हों की गुफ्तगू के लिए भी तरसते थे। उसकी रफाकत तो फकत चंद एक रौसा को ही मुयस्सर थी। कोहे नूर कोठे की वो वाहिद तवाइफ थी जो पसंद किए जाने के लिए कतार में नहीं लगती थी, बल्कि उसकी
चंद लम्हों की रफाकत पाने के लिए उसके परस्तार कतार दर कतार खड़े होते। कोहिनूर की निगाह इंतखाब जिस पर ठहरती, कुराए फाल उसके नाम निकलता और उसका परस्तार फकत चंद लम्हों की रफाकत के लिए भारी कीमत अदा करता। कोहिनूर का हुस्न था ही इतना बारूब, और वो कोहिनूर का ही तो परतूत ही बल्कि इससे भी 4 कदम आगे। उसे अच्छी तरह याद था कि बचपन से ही वो अपनी माँ से मुतासर थी। वो उन जैसा बनना चाहती थी और वो उन जैसा बन गई। मलका बेगम से ज्यादा उसने अपने आप को किसी हीरे की मानिंद संभाल कर रखा था। उसका सबसे बड़ा कदरदान वो खुद थी। मलका बेगम के कोठे में उसे खास हैसियत हासिल थी। वो अब तक जलवागर ना हुई थी, मगर तमाम तवाइफों में मुमताज समझी जाती थी। कहीं एक तो उससे हसद में मुब्तला थी। बस जाने अदा थी जो उसकी मजाज आशना थी, उसकी हम नवा थी, और क्यों ना होती उसकी माँ जाई जो थी। वो पुरगरूर अंदाज में अपने दिल नशीन सरापे को तक रही थी। तब ही आईने में मलका बेगम का पुरशौक सरापा झिलमिलाया। आपके परस्तार आपकी एक झलक, आपके दीदार के लिए बेचैन है, मलका बेगम जुमैनी लहजे में कहते हुए उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मगर हम तो महज इस बाहिम्मत नौजवान से मिलने की चाह रखते हैं, मलका बेगम, जिसने महफिल में हमारा हाथ थामने की जुर्रत की थी। वो एक अदा से अपने झुमकों को उंगली की पोर से छेड़ती पुरगरूर अंदाज में कह रही थी। हाय मलका सदकेवा, मलका वारी, मेरी शहजादी की यही दानिशमंदी तो मेरा दिल जीत लेती है। क्या खूब हीरा चुना है आपने। करोड़पति नौजवान है और कमरे के बाहर बेकरार सा टहल रहा है, मलका बेगम खुशी से सरशार लहजे में कह रही थी। कोहिनूर के बाद उसकी ये लखते जिगर ही थी जो उसके कोठों को दीगर कोठों में मुमताज बनाती थी। जाने अदा अब तक मलका बेगम के कोठे की महफिलें सजाती रही, मगर इसमें वो बात ना थी जो सामने खड़ी उसकी बहन नीलम में थी। हम तो फकत इतना जानना चाह रहे हैं कि हमारा हाथ थामने की जुर्रत करने वाला जीदार है या दिलदार। दिलदार मर्द तवाइफों के लिए नहीं होते, अलबत्ता जीदार जिंदगी में चंद एक बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। मलका बेगम, जरा भेजिए हमारे परस्तार को हमारे हुजरे में, जरा हम भी तो देखें मौसूफ की बेकरारियों में कितना दम है। नीलम इतना कहकर आईने की जानिब वापस पलट गई। चेहरे पर बिखरी आवारा लिटों को बड़ी लगावट से उंगली की पोर से बल देते हुए अपने सरापे की दिलकशी में खोती चली गई। तब ही आईने की जगमगाती सतह पर उसके अकब से एक छवि उभरी। नीलम चौंक कर उस अक्स की जानिब मुतवज्जा हुई। स्याह चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें, सतवा नाक, घनी मूछें और उसके मुस्कुराते हुए लब। वो ऊंचे कद काठ का वजीहा नौजवान था जो उसके मेहताब जैसे हुस्न से अपनी आंखें सेंक रहा था। इस दिलरुबा की नजर खुद पर पड़ते ही वो बेसाख्ता कॉर्निश बजा लाया। बहरहाल ज़ारे मन नजरिए कुन जरी लुत्फ, तू पादशाह हुस्नो खसरू गदाई तू, मेहरबानी फरमाकर मेरी हालत जार पर लुत्फ की नजर कर, तो हुस्न का बादशाह और खसरू तेरा गदा है। वो उसकी तौसीफ में सरशार सा आगे बढ़ा था। नीलम ने बेसाख्ता पलटकर उस नौजवान को देखा। उसकी दिल नशीन निगाहों में उस नौजवान के लिए पसंदीदगी के रंग नुमाया थे। नीलम के गुलाब की पंखड़ियों जैसे तराशीदा लबों ने होले से जुम्बश की। खैली खूब, बहुत खूब। यावर बख्त मुलाजमा को अपने कमरे में सज्जल को भेजने की हदायत देकर किसी गहरी सोच में गर्क थे। तब ही हाँपती कांपती मुलाजमा ने उन्हें सज्जल की तबीयत बिगड़ने की खबर दी। यह दूसरी मर्तबा था जब सज्जल की वजह से यावर बख्त बुरी तरह बौखला उठे थे। वो फौरन से पेशतर सज्जल को अजीज के बताए गए डॉक्टर के पास ले आए। सज्जल पर बेहद नकाहत तारी थी। उसकी सेहत गिरती जा रही थी। उसका ब्लड प्रेशर भी बेहद कम था। डॉक्टर उन्हें सज्जल का खास ख्याल रखने की बारहा तलकीन कर रही थी। देखिए, अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे, उन पर तवज्जो नहीं देंगे, तो बच्चे का सरवाइव करना बेहद मुश्किल होगा। आपकी मिसेज का खुश रहना बेहद जरूरी है। डॉक्टर दो टोक अंदाज में उन्हें समझाती रही और वो सर झुकाए जी जी करके सुनते रहे। तुम खुश रहा करो सज्जल, हमारे बच्चे के लिए तुम्हारा खुश रहना बेहद जरूरी है, उन्होंने गाड़ी में बैठते ही लज्जाजत से कहा।
हमारा बच्चा? कल तक तो आप इस बच्चे के वजूद से ही इनकारी थे, फिर एक ही रात में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे रूनुमा हो गई यावर जी? सज्जल तल्खी से गोया हुई। यावर बख्त नजरें चुरा गए। सज्जल ने उन्हें दिल की गिरफ्तगी से देखा और मुंह फेर कर बाहर देखने लगी। कुछ पल खामोशी और इन दोनों के बीच हायल रही। मैंने फैसला कर लिया है सज्जल, हमारा निकाह आज ही शाम में होगा, तुम तैयार रहना। यावर बख्त ने मुस्कुराते हुए उसे अपना फैसला सुनाया। सज्जल हैरान सी उन्हें देखती रही। आप सच कह रहे हैं यावर जी? कहीं फिर कोई झूठ? या? सज्जल बेयकीन थी। यावर बख्त कतई कलामी करते हुए बेसाख्ता बोल उठे। किसी झूठ, किसी बहाने की अब हमारे दरमियान गुंजाइश नहीं सज्जल। जो होना था वो हो चुका। अब वक्त आ चुका है हमारे इस बेनाम रिश्ते को नाम देने का, तुम्हें अपनाने का और हमारे बच्चे के लिए एक खूबसूरत मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करने का। यावर बख्त मजबूत लहजे में कह रहे थे। सज्जल उनकी बात सुनकर बेइख्तियार मुस्कुरा उठी। उसी शाम निकाह ख्वां की मौजूदगी में यावर बख्त और सज्जल निकाह के बंधन में बंध गए। अजीज ने गले मिलकर यावर बख्त को मुबारकबाद देते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि हम अहम जिम्मेदारी उनके कांधे से उतरी। बेगम अजीज ने भी मुस्कुराते हुए सज्जल को गले लगाकर मुबारकबाद दी। रुतबा बदल चुका था। वो बद किरदार गरीब लड़की अब मुकद्दस रिश्ते में बंध कर बा किरदार बन चुकी थी। उनके शोहर के अजीजों रईस दोस्त की बेगम बन चुकी थी। बात अब बराबर की बन चुकी थी। बेगम अजीज अरूसी लिबास में मलबूस सज्जल को यावर बख्त के कमरे में ले आए। सर्वेंट क्वार्टर से साहिब के कमरे तक का सफर बिला आखिर तय हो गया था। सज्जल के चेहरे पर एतमेनान था। वो आतिशी रंग के इंतहाई खूबसूरत अरूसी लिबास में मलबूस बिस्तर के ऐन वस्त में बैठी थी। उसका हुस्न आज के खास उल खास 16 सिंगार के बाद दो आतिशा हो चुका था। बिस्तर के सामने ही जहाजी साइज की सिंगार मेज मौजूद थी। उसने अपना हार सिंगार मुस्कुराते हुए आईने की शफाफ सतह पर देखा और बेइख्तियार, आज इस रूप में तुम्हें देखकर सज्जल कहीं वो अपने होश ना खो दें। दिल ने छेड़खानी की। शर्म की लाली उसके रुखसार पर फैल गई और कुछ देर तक वो अपना दीदार करती रही। फिर इंतजार से बेकरार होकर उसकी निगाहें दीवार पर नस्ब घड़ी की सुइयों पर जा टिकी। अब तक यावर जी को आ जाना चाहिए, वो सोच कर रह गई। दफ्तर कमरे में मोबाइल की रिंगटोन बज उठी। सज्जल ने घबरा कर मोबाइल फोन देखा। मोबाइल की जगमगाती स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नंबर दमक रहा था। सज्जल पर घबराहट तारी हो गई। उसकी निगाहें बेइख्तियार दरवाजे की जानिब उठी। कॉल बेल बजते बजते बंद हो गई। सज्जल ने एक इत्मीनान भरी सांस ली। अभी कुछ ही लम्हे सिरके थे कि घंटी फिर से बज उठी। शुक्र मनाती सज्जल बुरी तरह चौंक उठी, मगर इस बार उसने कॉल वसूल करने का फैसला कर ही लिया था। हेलो, सज्जल ने पुरअतमाद अंदाज में कहा।